Welcome to Econify India. So today's MCQ session is about J&K Reorganization Act 2019 से रिलेटेड जो भी MCQs हैं। इस लेक्चर सीरीज को हम दो पार्ट्स में करेंगे। आज पार्ट 1 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। With reference to the schedules under Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, consider the following statements. जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 12 शेड्यूल्स हैं। कितने? 12 शेड्यूल्स। वैसे ही जो हमारा J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, राइट, जो हमारा जम्मू एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इसमें हमारे टोटल कितने शेड्यूल्स हैं? 5 शेड्यूल्स। कितने? 5 शेड्यूल्स। ठीक है। अब इसी शेड्यूल से रिलेटेड आपसे पूछा है कि जो फर्स्ट शेड्यूल है वो डील करता है किससे? एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और एज पर दिस जम्मू कश्मीर को कितनी सीट्स हैं? 4 सीट्स। कितनी सीट्स हैं? 4 सीट्स। ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। द सेकंड शेड्यूल अमेंड्स द डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर 1976। ठीक है, तो इसका सिंपली ये कहने का मतलब है कि, ठीक है, कि जो आपका इसके अलावा अब यहाँ पे बात हो रही है लोकसभा की। किसकी बात हो रही है? लोकसभा की। तो लोकसभा में जम्मू एंड कश्मीर से कितनी सीट्स हैं? 5। और यूटी ऑफ लद्दाख से कितनी है? 1। यूटी ऑफ लद्दाख से कितनी है? 1। ठीक है। सो स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज आल्सो करेक्ट। नाउ द थर्ड देखिए, अगर थर्ड सेज द थर्ड schedule relates to the oath and affirmation of members। जैसे ही आपको पता होगा जब भी एमएलए वगैरह जो भी, ठीक है, आपके सिलेक्ट होंगे, जब इलेक्ट होते हैं, जब वो इलेक्ट होते हैं उसके बाद उनको एक तरह से संविधान की या अपने कार्य को अच्छे से करने के लिए ओथ्स वगैरह लेनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो थर्ड शेड्यूल है उसमें लिखा हुआ है किसके बारे में? शपथ ग्रहण के बारे में। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। याद रखिएगा, जो भी शपथ ग्रहण से रिलेटेड जो भी आपसे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है, दे कम अंडर फोर्थ शेड्यूल। वो किस में आते हैं? फोर्थ शेड्यूल में। ठीक है, तो यहां से आप अगर याद रखें, देखिए टोटल कितने शेड्यूल्स हैं? 5। फर्स्ट शेड्यूल किसकी बात करता है? राज्यसभा सीट्स की। ठीक है। सेकंड शेड्यूल मान आप कंसिडर करिए लोकसभा सीट्स। थर्ड शेड्यूल आपका किसके बारे में कहता है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, असेंबली के बारे में बात करता है। फोर्थ शेड्यूल बात करता है ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में। ठीक है। और फिफ्थ शेड्यूल आपका जो है वो बात करता है सेंट्रल लॉज के बारे में। किसके बारे में? लिस्ट ऑफ सेंट्रल लॉज। ठीक है, तो ये आपके 5 शेड्यूल्स हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 विद रेफरेंस टू द शेड्यूल्स, अगेन सेम लाइन पे क्वेश्चन है। तो आपसे कह रहा है कि फोर्थ शेड्यूल कंटेन्स फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट शेड्यूल स्पेसिफाइज द एलोकेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर। ठीक है। थर्ड शेड्यूल, ठीक है, अमेंड्स द डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो यहाँ पे ये सेकंड शेड्यूल होगा। क्या होगा? सेकंड शेड्यूल। तो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ दिस इज मैच द फॉलोइंग। अब आप कर चुके हो, आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 आपसे मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल आपका एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट सही है। सेकंड शेड्यूल अमेंडमेंट ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज सही है। थर्ड शेड्यूल आपका कहता है रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखिए थर्ड शेड्यूल जो है आपका, वो बात किसकी करता है? असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। किसकी बात करता है? असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। तो थर्ड शेड्यूल में आपका कहीं पर भी रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में मेंशन नहीं है। तो ये जो भी आपका है ना, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये डील करता है सेक्शन 14। सेक्शन 14 के अंदर एक आपका प्रोविजन है, सेक्शन 14(6) डील्स विद प्रोविजन रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो थर्ड, अब आप कंफ्यूज होंगे कि आपको लगेगा कि थर्ड शेड्यूल में तो बात करता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो स्टेट के बारे में बात होगी, एससी एसटी के बारे में। ये बिल्कुल गलत है। तो जो भी आपका रिजर्वेशन सीट है शेड्यूल ट्राइब के लिए, वो 14 सब सेक्शन 6 के अंडर कवर किया गया है। तो इसको थोड़ा ट्रैप को समझिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नाउ क्वेश्चन देखते हैं।
विद रेफरेंस टू सेक्शन 14, देखिए अब बात किसकी हो रही है, अब एमसीक्यूज जो पैटर्न है वो सेक्शंस पे आएगा, क्योंकि आई हैव फिगर्ड आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। विद रेफरेंस टू सेक्शन 14 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K consists of member chosen through direct election. डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है आप लोगों ने वोट किया 2024 में और आपने एक सरकार को इलेक्ट किया, तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। 24 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर POK and POJK will remain vacant, so statement 2 is absolutely correct, ठीक है। बट ये बात याद रखिएगा कि अभी एट प्रेजेंट ये 24 सीट्स को हम काउंटिंग में नहीं लेते, ठीक है, हम इन सीट्स को अभी काउंटिंग में नहीं लेते, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, बिल्कुल सही, सेक्शन 14(6). So statement 3 is also correct. Right answer is option D. Okay. Consider the following statement regarding section 13 and section 15. Section 13 and section 15 of 13 and 15 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act. Section 13 applies Article 239A. Article 239A कहाँ अप्लाई होता है? यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, जैसे आपका पुडुचेरी हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है। तो इनकी गवर्नेंस, इनकी मैनेजमेंट से रिलेटेड हमारे संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 239A, तो वही आपका सेक्शन 13 अप्लाइज आर्टिकल 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, राइट। तो आर्टिकल 239A ओरिजिनली अप्लाइड टू पुडुचेरी, ये स्टेटमेंट बी बिल्कुल सही है, ठीक है। देन सेक्शन 15, ठीक है, makes it mandatory for the LG to nominate 2 women member in every situation. Makes it mandatory first in every situation. Every situation तो ट्रैप है। देखो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि अगर LG साहब को लगता है कि women are not advocately presented, women are not advocately presented, ठीक है, they are not represented advocately. If they are represented advocately, then it's not necessary for him to appoint once again or to nominate 2 women members. अगर ऑलरेडी वो नॉमिनेटेड हैं और अब उनको एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन है, तो उस केस में तो ये मैंडेटरी नहीं है, तो सेक्शन 3 आपका गलत होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। With reference to section 16 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act, consider the following statement. The tenure of the Legislative Assembly of Jammu was fixed at 5 years. Absolutely correct. Earlier it was 6 years. Before reorganization, the J&K Constitution provided a 6-year term for the Assembly. तो अगर आप इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखोगे तो जम्मू एंड कश्मीर का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, उसमें आपका सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग 6 साल का टर्म था, ठीक है, सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग, तो ये भी सही है, ठीक है। द एक्ट रिड्यूस द टेनर ऑफ द असेंबली बाय 1 ईयर, बिल्कुल सही है, 6 से 5 किया तो लॉजिकली देखा जाए सही है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। Okay. With reference to section 32 of Jammu and Kashmir Reorganization Act, consider the following statement. The J&K Legislative Assembly can legislate on matters in state list. बिल्कुल सही है। जो देखिए 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो ये बात कर रहा है स्टेट लिस्ट में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपका J&K लेजिस्लेटिव असेंबली इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकती है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस रिमेन आउटसाइड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी ऑफ द असेंबली, ये स्टेटमेंट भी सही है। पब्लिक ऑर्डर और जो पुलिस है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ LG, ठीक है। द असेंबली हैज नो पावर ओवर मैटर्स इन द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट कौन से होते हैं? जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। तो ये कह रहा है कि J&K असेंबली के पास कोई पावर नहीं है कंकरेंट लिस्ट के ऊपर जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे लेजिस्लेट करने का। तो ये स्टेटमेंट आपका जो है ये गलत है।
ठीक है, दैट इज इनकरेक्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो सेक्शन 32 याद रखिएगा। Okay. Now consider the following statement regarding section 36 and 57. Section 36 and 57. Okay. Discussion on the conduct of judges. Discussion on the conduct of judges of the Supreme Court or High Court is prohibited in the Legislative Assembly. देखिए ऑब्वियस ही बात है, जब जजेस का जो कंडक्ट है वो पार्लियामेंट में प्रोहिबिटेड है. So if it is prohibited in the parliament, so how come it is allowed in the legislative assembly? So ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है, ठीक है, बट ये आपका सेक्शन 36 आपको बताता है, क्या बताता है? सेक्शन 36, ठीक है। सेक्शन 57 abolish the legislative council of Jammu and Kashmir. 2019 से पहले, ठीक है, J&K का जो आपका सिस्टम था वो क्या था? बाई कैमरल। क्या था? बाई कैमरल। बाई कैमरल का मतलब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी था, ठीक है। और बाद आज के टाइम पे इट इज यूनिकैमरल। तो यूनिकैमरल का मतलब होता है सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसॉल्व कर दिया है, अब इट्स नॉट इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो आप बताइए कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे आज भी बाई कैमरल चल रहा है, ठीक है, उन स्टेट्स का आपको पता होना चाहिए। तो सेक्शन 57 abolish the legislative council of Jammu and Kashmir. Absolutely correct. Pending bills in the legislative council continued in force after its abolition. आप मुझे एक बात बताइए, जब हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल ही नहीं रहा, उसमें अगर कोई बिल वगैरह कुछ थी तो वो कैसे पेंडिंग है? वो भी तो डिसॉल्व हो जाएंगी। तो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। With reference to section 47 and section 75 of the Reorganization Act, consider the following statements. ठीक है, अब आपसे ये कह रहा है कि सेक्शन 47, ठीक है, अब यानी कि सेक्शन 47 जो है वो डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज से। तो गवर्नमेंट का जो बिजनेस है, गवर्नमेंट का बिजनेस इन द सेंस की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली में लैंग्वेज जो है, ठीक है, उससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं इसमें। तो आप यही जरूर याद रखिएगा कि सेक्शन 47 डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। Then the High Court of Jammu and Kashmir became the common high court for both UTs. अब both UTs की बात हो रही है, UT of Ladakh and UT of Jammu and Kashmir, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है दैट इज कॉमन फॉर यूटी ऑफ लद्दाख आल्सो। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। लद्दाख वाज प्रोवाइडेड विद अ सेपरेट हाई कोर्ट। अरे जब स्टेटमेंट 2 सही है 3 कैसे सही होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए। Which constitutional provision was extended to the Union Territory of Jammu and Kashmir through Section 13, Article 239A? तो याद रखिएगा Section 13 is equal to 239A of the Indian Constitution. Section 13 of J&K Reorganization Act. Who can nominate two women member to J&K Legislative Assembly if women are not if women are inadequately represented? Lieutenant LG Sahib, right? Okay. Which subject are excluded from the legislative competence of J&K Legislative Assembly? Public order and police. ऑफिसर्स ऑफ IAS IPS ऑल इंडिया सर्विसेज जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। अब J&K में जिनकी पोस्टिंग होती है उनका एक कार्डर होता है, क्या होता है? कार्डर। तो आपसे वही पूछ रहा है कि जो पोस्टेड होते हैं वो किस कार्डर के अंडर आते हैं? ऑगमेट, ठीक है, AGMUT, ऑगमेट कार्डर। तो बेसिकली ऑगमेंट कैडर जो है बच्चों वो एक तरह का जॉइंट कार्डर है। क्या है? जॉइंट कार्डर। अब जॉइंट कार्डर में आपका ए जो है वो दैट इज कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश, जी स्टैंड्स फॉर गोवा, एम स्टैंड्स फॉर मिजोरम, एम स्टैंड्स फॉर मिजोरम, और यूटी जो है आपकी, ठीक है, इसमें J&K और लद्दाख, J&K और लद्दाख, ठीक है। तो इस कार्डर के अंदर ही ट्रांसफर्स होंगी जो भी होगा, ठीक है। ये एक जॉइंट कैडर है, तो इसका मतलब है कि इस कार्डर के ऑफिसर्स का जो ट्रांसफर है इन सभी स्टेट्स और सभी यूटीज, ठीक है। अब यूटीज सभी यानी कि दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, ठीक है। तो ये जितना भी आपका यूटी का कार्डर है वो सारा इसमें कवर है। तो ये नहीं सोचना ये यूटी खाली जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के लिए, एवरी यूटी इज कवर्ड अंडर दिस, ठीक है। और एक आपका जो कार्डर होता है जिसे हम कहते हैं, ठीक है, दूसरा आपका डैनिक्स, ठीक है, इसमें आपका दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, ये सब रहता है,
ठीक है, सो यू आर कंसर्न विद ऑगमेंट कैडर, आप याद रखिए। सेक्शन 73 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, ये किससे डील करता है? आपका फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 356 है, ठीक है, तो ये जो आपका आर्टिकल 356 होता है ना, ये स्टेट्स में एप्लीकेबल होता है। किसमें? स्टेट्स में। ये यूटी में एप्लीकेबल नहीं होगा। सो आर्टिकल 356 इज नॉट एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरीज, सो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। तो यहाँ पे सेक्शन 73 की बात होती है, ठीक है। Then section 73 is often compared with which constitutional provision applicable to states? Article 356, ठीक है। 360 is related to financial emergency, और 352 I guess आपको पता ही होगा, that's related to national emergency. Then which statement is correct regarding section 73? It applies to both J&K and Ladakh. It applies only to Ladakh. It applies specifically to the Union Territory of Jammu and Kashmir. So ये उसी पे अप्लाई होगा जहां पे यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर होगी, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। तो लद्दाख में तो यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर है ही नहीं, दैट इज अ प्योर यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो ये तो आपका होगा नहीं सही आंसर, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। Okay. Then Article 356 is not directly applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir. Section 73 of the Reorganization Act provides a separate mechanism for constitutional breakdown. तो assertion कह रहा है कि संविधान का आर्टिकल 356 वो हमारे जम्मू कश्मीर पे डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अगेंस्ट हमने एक सेक्शन 73 इंट्रोड्यूस किया है। तो याद रखिएगा ये दोनों ही सही है, बोथ ए एंड आर करेक्ट। सो 73 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। ओके, नाउ आप मैच द फॉलोइंग देखते हैं। सेक्शन 73, आर्टिकल 356, आर्टिकल 239 है, सेक्शन 250 सेक्शन 57। सेक्शन 73 दैट इज रिलेटेड टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी कि फर्स्ट का आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट का आंसर ए होना चाहिए। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, आर्टिकल 239A governance framework for certain union territories, section 57 abolition of legislative council. So the right answer is option A. I hope आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपको कई एडिशनल चीजों की, कुछ कंसेप्ट्स के बारे में आइडिया आज हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह के सेशंस हम लेके ही आएंगे। तो ये थोड़ा मिक्स्ड फॉर्मेट में था, इससे रिलेटेड और भी हम एमसीक्यू सेशन लेके आएंगे आपका जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से रिलेटेड। जो भी इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट्स या चेंजेस हैं उसके ऊपर हम एक अलग से सेशन करेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था रिलेटेड टू जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। आई होप आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, हम आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ बैठे हैं। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।